बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और साथ साथ उस दिन से जुड़ी खबरों के बारे में। और जैसा कि आपके इल्म है कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान तीसरे T20 मैच का कल आगाज़ होगा और इसके लिए पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। इसके अलावा ज़का अशरफ साहब को कराची में एक मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग से जो गुफ्तगू करनी थी, वो भी जो मीटिंग है वो कैंसिल कर दी गई। इसके साथ साथ और भी क्रिकेट से जुड़े दीगर इश्यूज हैं कि जिनको आज के शो में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा T20 मैच कल डनिडन में खेला जाएगा। किवीज के खिलाफ तीसरे T20 मैच में कौमी टीम में 3 तब्दीली। अब्बास आफरीदी, उसामा मीर और आमिर जमाल टीम से आउट। जमान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर और मोहम्मद नवाज टीम में शामिल। पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी का कराची में आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। आज जो हुआ इससे क्रिकेट की बदनामी हो रही है। दुनिया में पीसीबी का अब मजाक बन चुका है। ऐसा लग रहा है ज़का अशरफ के हाथ बांधकर स्विमिंग पूल में फेंक दिया गया है। मेंबर पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी जुल्फिकार मलिक। ग्लैडिएटर्स की टीम को कोयटा का इस्तेमाल करके कारोबार करने की इजाजत नहीं देंगे। हर फोरम पर आवाज उठाएंगे ताकि नौजवानों को मौका मिल सके। वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकज़ई। पाकिस्तान के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर पैट कमिंस आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ करार। अर्जेंटाइन के लियोनेल मेसी ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। स्टार फुटबॉलर ने 2023 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। सऊदी अरब ने फुटबॉल के बाद टेनिस में भी बड़ा कदम उठा लिया। सऊदी फेडरेशन ने स्पेनिश स्टार राफेल नडाल को सफीर मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान के ई स्पोर्ट्स चैंपियन अरसलान एच ने टेकन वर्ल्ड टूर फाइनल जीत लिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज और आपने टॉप स्टोरीज में देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का इजलास होना था, वो इजलास आज नहीं हो सका। उसको चंद नागुज़ीर वजूहात की बुनियाद पर कैंसिल कर दिया गया। लेकिन साथ साथ जैसा कि आपके इल्म है कि हमारी कोशिश ये होती है जी टीवी और जी स्पोर्ट्स है कि जो क्रिकेट है और जो स्पोर्ट्स है उससे जो जुड़े लोग हैं उनके बारे में भी आपको अपडेट करते चलें। ऐसे ही कल एक बड़ी अफसोसनाक इत्तला क्रिकेट सर्कल में आई कि जब पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर शादाब कबीर साहब की वालदा एक तवील अलालत के बाद खालिक हकीकी से जा मिली। जी टीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से, जी टीवी के मैनेजमेंट की जानिब से और हमारे प्रोड्यूसर फैज़ान मुस्तफ़ा नकी, हमारा पूरा जो प्रोडक्शन क्रू है इसकी जानिब से हम शादाब कबीर से दिली ताज़ियत का इजहार भी करते हैं और साथ साथ दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला शादाब कबीर की वालदा की दर्जात बुलंद फरमाएँ और उनको जो है वो आगे के लिए उनकी मनाजिल जो है वो आसान हो जाएँ। और इसके साथ साथ शादाब कबीर, उनके जो भाई हैं शहाब कबीर, उनको जो है वो सब्र जमील अता फरमाएँ। बात करेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी का इजलास कैंसिल हुआ, इस हवाले से मैं आगाह करने के लिए मौजूद हैं लाहौर से जी टीवी के नुमाइंदे खुसूसी इमरान लतीफ़। उनसे जानेंगे कि क्या तफसीलात हैं, इस इजलास के कैंसिल करने की क्या वजूहात हैं। जी इमरान, क्या वजूहात हैं और किस वजह से इजलास कैंसिल हुआ है? जी बिल्कुल, आज कराची में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी का अहम इजलास होना था, मगर कानूनी पेचीदगी के मुताबिक ज़राए का कहना है कि पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी ने आज होने वाला शेड्यूल इजलास मुलतवी कर दिया है। आज के इजलास में बोर्ड ऑफ गवर्नर्स पीसीबी के हवाले से इजलास था, मगर कुछ कानूनी पेचीदगियों का सामना था क्योंकि अबूरी तौर पर ये ओहदा और जिम्मेदारियाँ गई हैं चेयरमैन ज़का अशरफ को। इस हवाले से पीसीबी ने तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र आज का जो इजलास है उसको मुलतवी किया है। सबकी तस्दीक जो पीसीबी के हुकाम की जानिब से की गई। ठीक है इमरान, इस हवाले से आपने हमें आगाह कर दिया, लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि अगर इस इजलास को होना ही नहीं था तो फिर पूरा ये मेला जो है वो कराची में आके सजाया क्योंकि इस इजलास को पहले ही जो है वो कैंसिल कर दिया जाता ताकि जो इतने सारे लोग कराची आए, खुद ज़का अशरफ साहब कराची आए, उनकी आमद की यहाँ पे कोई फिर वजह नहीं बनती। और अगर वो आए थे तो फिर उन्होंने प्रेस के साथ भी उन्होंने कोई बात नहीं की और ये पहले से डिसाइड था कि ज़का अशरफ साहब की प्रेस के लोगों के साथ, सहाफ़ियों के साथ कोई भी मीटिंग जो है वो स्केजुअल नहीं है। लेकिन साथ साथ ये बताइएगा कि अहमद शहजाद के हवाले से क्या तफसीलात है, क्योंकि अहमद शहजाद जो वो बैक स्पैज़म की वजह से वापडा का मैच छोड़ के जो वापस लाहौर चले गए थे, इस हवाले से क्या तफसीलात हैं, पीसीबी क्या कर रहा है? उसका कबल इतनाज़ा सामने आया था अहमद शहजाद का, जिसमें अहमद शहजाद प्रेसिडेंट कप में जो
जो टीम को छोड़कर कहा ये जा रहा था, कंप्लेन की गई थी SNGPL की जानिब से कि वो आगे हैं वापस लाहौर में, तो उनकी जगह 12वां खिलाड़ी वापडा की टीम में शामिल किया गया था। वापडा और जो SNGPL के तनाज़े की तनाजुर में SNGPL की जानिब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल की गई थी। इस हवाले से डायरेक्टर डोमेस्टिक नदीम खान का कहना है कि उनको ईमेल मौसूल हुई। इस हवाले से तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया गया, जबकि अहमद शहजाद का कहना था उन्होंने अपनी जो टीम की वापडा की जो मैनेजमेंट है उनको आगाह किया था, कमर में खिंचाव और दबाव की वजह से वो लाहौर आए थे, अपनी बाकायदा तौर पर अपनी मैनेजमेंट को आगाह किया था, क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, वो तमाम तर सूरत हाल जानते हैं, इसलिए वो बिना बताए नहीं बल्कि बताकर आए थे। इस हवाले से PCB के जो डायरेक्टर डोमेस्टिक हैं उनका कहना है कि तमाम तर मामले की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा जो SNGPL की जानिब से ईमेल मौसूल हुई है। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। इमरान हमारे साथ मौजूद थे। हमें दोनों मुद्दों के हवाले से जो हॉट टॉपिक हैं उन दोनों के हवाले से मैं अपडेट कर रहे थे, और मैच के बीच में टीम को छोड़ के चला जाना किस हद तक जो है वो नुकसान दे सकता है वापडा को, क्योंकि जो इत्तलात हैं वो ये है कि कुछ फाइन भी लग सकता है, और चूंकि मैच जीत गई थी वापडा SNGPL की एक मजबूत टीम से, इसीलिए तहरीरी तौर पर शिकायत भी की है SNGPL ने, और फिर कोई विक्ट्री के पॉइंट क्या इसमें से माइनस किए जाएंगे, ये क्या तफसीलात होंगे, यकीनन आइंदा जो आगे आने वाले शोज़ होंगे उसमें हम आपको इस हवाले से इन तफसीलात से आगाह भी कर देंगे। ब्रेक लेंगे, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के दीगर मामलात के हवाले से, और एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत जिनका बड़ा तवील अरसा रहा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ भी, पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेले, हमारे साथ मौजूद होंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात के हवाले से, और यही वजह है कि आज हमने अपने शो में एक ऐसी शख्सियत को मदऊ किया कि जिनकी पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से बड़ी गहरी निगाह है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने टेस्ट मैच भी खेला, और बदकिस्मत रहे कि पाकिस्तान के लिए तमाम तर सलाहियतों के बावजूद, इक्वली गुड बैट्समैन, इक्वली गुड बॉलर होने के बावजूद सिर्फ एक टेस्ट मैच खेला, और वो टेस्ट मैच भी उनको जिस अंदाज से खिलाया गया उसको भी आज के शो में हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि किन हालात में वो टेस्ट मैच खेले। पाकिस्तान अंडर 19 को उन्होंने लीड किया, और उस अंडर 19 को लीड किया दौरा इंग्लैंड में, कि जहां पे जावेद मियांदाद और कासिम उमर जैसे प्लेयर उनके अंडर में खेले थे। मैच रेफरी भी रहे, सिलेक्शन कमेटी से भी वाबस्ता रहे, और मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व किया। हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही अपने, हमारे लिए बहुत ही रिस्पेक्टफुल अजहर खान साहब, उनको शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी जी, वालेकुम अस्सलाम अली, बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया अपने प्रोग्राम में। माशाल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत ही मकबूल और बहुत ही लोग इसको देखते हैं, एंड आई एम रियली वेरी डिलाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। सर हम सब भी बहुत खुश हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा, और आपके साथ कमेंट्री बॉक्स शेयर करने का भी मौका मिला। जिस शफकत के साथ, जिस मोहब्बत के साथ आप अपने जूनियर को ट्रीट करते हैं, यकीनन जो है यही आपकी अजमत, आपकी बड़ाई की अक्कासी करती है। अजहर भाई, कम टू द पॉइंट है कि इस वक्त जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात चल रहे हैं उनको किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आज भी जो है वो ज़का अशरफ साहब ने कराची में तमाम अपने मेंबर्स को बुलाया, खुद भी वो कराची पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद मीटिंग जो थी वो कैंसिल कर दी गई है। तो ये इतना सारा ये ताम तोबड़ा, ये मेला सजाने की जरूरत क्या थी? अली देखिए, मुझे जो चीज खटक रही है ना वो ये है कि जब आपको एक मैंडेट मिला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, वो यही था कि आपने एक इलेक्शन करवाने हैं, उसके बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बनाना है, और उसके बाद जो चेयरमैन के सिलेक्शन वो इलेक्शन है वो उसको आपने बड़ी ही तनदही से, लगन से और ईमानदारी से आपने उसको जस्टिफाई करना है। अब जब आप क्योंकि बहुत ज्यादा खबर रखते हैं, और ऑब्वियसली कराची में ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो मैनेजमेंट कमेटी का जो इजलास था, वो तो मैंने अखबारों में यही पढ़ा कि वहां पर तमाम आपके जो 12 मेंबर्स हैं वो पहुंचेंगे, और उसके बाद वो कुछ चीजों पर डिस्कशन होगी, और मेन जो एजेंडा था वो यही था कि आने वाले दिनों में इलेक्शन करवा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जो है ना वो कायम किया जाए। तो बट आई हैव नो डायरेक्ट आइडिया अबाउट इट कि ये एकदम ऐसा पलटा क्या खाया जिस पर बहुत ही ज्यादा आप लोगों की भी नजर थी, प्रेस की भी, मीडिया की भी, और लोग बहुत ज्यादा बड़े सोच रहे थे कि ये जो कमेटी की, मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग है, इसमें कौन सी चीजें जो है वो रिजॉल्व होंगी, कौन सी चीजें जो बनेंगी। तो अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो कि एकदम क्या हुआ कि ये जो मीटिंग है इसको कैंसिल करना पड़ा, और जो लोग वहां पर आए थे
वो ऑलमोस्ट उनको वापस जाना पड़ा। और सर उनके लिए ये जो आपने चीज बात भी की है, यकीनी तौर पे क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास इतना पैसा है कि वो इस किस्म के डिसीजन लेते हैं कि सब ये बात पहले से ही कर रहे थे कि जिस तरह भी आपने भी तस्करा किया कि डे टू डे अफेयर को जो है वो एडमिनिस्ट्रेट करने की, रन करने की जिम्मेदारी तफवीज़ की गई है जका अशरफ साहब को। लेकिन उसके बाद हम देख रहे हैं कि ये जो इजलास किया गया, सब ये बात कर रहे थे कि आईनी और कानूनी तौर पर उनका ये इस्तेकाक नहीं था कि वो इस किस्म का कोई इजलास जो है उसको हेड करते, उसको चेयर करते। तो फिर कहां से इनको मना किया गया होगा कि इस इजलास को जो है वो कैंसिल किया जाए? लेकिन जी ये जो इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री है ना, आई थिंक कि उन्होंने जो मैंडेट दिया था या नोटिफिकेशन जो उनका आया था दोबारा, उसने यही चीज कही थी कि आप लॉन्ग टर्म डिसीजन जो है वो आप नहीं ले सकते, जैसा कि अभी आपने बताया। तो जो भी फैसले हैं वो तो मेरा ख्याल है कि इतना कंफ्यूजन है कि मैं समझने से कासिर हूं कि क्या उन डिसीजन पर जो कि इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री ने इनके ऊपर लगाए हुए हैं, जो बार लगाई हुई है, क्या आप लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकते हो व्हेन यू आर नॉट केपेबल ऑफ टेकिंग दोज डिसीजन? तो मुझे अली सलमान ये बताएं कि आपने पूरी पाकिस्तान की माशाल्लाह मैनेजमेंट जो है, क्रिकेट मैनेजमेंट वो बना दी। आपने बहुत सारे लोगों को माशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मुलाजिम भी रख लिया। तो क्या वो डिसीजंस थे जो कि मिनिस्ट्री ने न्यूलिफाई किए हुए थे, आप ले सकते थे मगर आपने लिए? तो ये क्या एकदम ऐसा क्या हुआ कि जो मीटिंग थी उसको आपको डिस्बैंड करना पड़ा और तमाम लोग वापस चले गए? तो क्या दैट वाज एन इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द इंटर प्रोविंशियल मिनिस्ट्री कि उन्होंने आपको मना किया कि आपने ये अब मीटिंग नहीं कर दी? तो ये तो एक कंफ्यूजन जो है वो आपके भी सामने है, हमारे सामने भी है। तो मैं तो समझने से कासिर हूँ कि एकदम इस मीटिंग को क्यों कैंसिल किया गया। ठीक है, बिल्कुल। और इसके अलावा जो चूंकि आपकी बड़ी गहरी निगाह है, खुद डोमेस्टिक क्रिकेट एक अरसे तक खेले हबीब बैंक के लिए, जो आपकी परफॉर्मेंसेज हैं वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। ये जिन हालात में, जिन तरीके से, जिस तरह क्रिकेट चलाई जा रही है इन दिनों, जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन जिस तरह जा रही है कि पहले डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद किया गया, अब डिपार्टमेंटल क्रिकेट खोली भी अगर गई है तो वो एक मजाक बन के रह गई कि 80 ओवर तक महदूद कर दी गई ये एक इनिंग। आप खुद भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन थे, इसका कितना नुकसान होगा पाकिस्तान के नए आने वाले मिडिल ऑर्डर्स को? क्योंकि ओपनर तो सारे ओवर्स खेल जाते हैं, जब आखिरी के ओवर शुरू होते हैं तो फिर मिडिल ऑर्डर को जाके मार धाड़ करनी होती है। अली, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं इतना खुश हुआ हूं और इसके बारे में बिल्कुल कतन कोई बात नहीं करता, मगर अली सलमान, हेड्स टू यू कि आपने बहुत ही गहरी बात की है। और मुझे इतना दुख हुआ जब मैंने ये पढ़ा कि ये फर्स्ट क्लास मैचेस की डिपार्टमेंटल की क्रिकेट को 80 ओवर तक मुहित कर दिया है। मैं समझता हूं कि ये दुनिया में कहीं भी फर्स्ट क्लास मैच जो है ना, वो कभी भी कन्फाइंड नहीं होता नंबर ऑफ ओवर्स पर। ये खुली गेम होती है, 4 दिन का मैच होता है। हम सारी उम्र हबीब बैंक की तरफ से, पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज की तरफ से हम खेलते रहे हैं। हमें पता है कि यार अगर मेरी बारी आई है तो मैंने अपनी इनिंग को किस तरह बिल्ड करना है, मैंने किस तरह सेशन टू सेशन खेलना है, मैंने किस तरह अपना जो 25 है उसको 50 में, 50 में 75 को और 75 को 100 में किस तरह कन्वर्ट करना है। अगर मेरे पास नंबर ऑफ बॉल्स ही नहीं होंगे, नंबर ऑफ ओवर्स ही नहीं होंगे, यार मैं एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर 5वां छिट अगर आगा जाहिद और अरशद परवेज बाटा ओपन करते थे, नंबर 3 मोहसन खान, नंबर 4 जावेद मियांदाद, नंबर 5 पर मेरी जब बारी आती थी तो मुझे बताएं कि अगर ऐसे प्लेयर 80 ओवर खेलती हैं और वो सारा वो ओवर जो है ऊपर ले 2-3 बैट्समैन ले जाते हैं तो मिडिल ऑर्डर तो खत्म हो गया। वो उसको तो ना फर्स्ट क्लास के मैचेस मिलेंगे, ना वो एक्सपोज करेगा अपने आप को, ना परफॉर्म कर सकेगा। तो उसकी बारी कहाँ गई? तो ये तो बिल्कुल ही अली, आपने बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन किया है। और मैं समझता हूँ इससे पाकिस्तान की क्रिकेट को, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को, हमारे मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स जो है उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा। और आई डोंट नो कि ये किस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो करते धरते, सर आपको लगता है कि रमीज रजत साहब ने जिस तरह डोमेस्टिक में जो अंडर 19 के प्लेयर थे कि जिनकी बेसिक्स के ऊपर काम करना चाहिए, उनकी पाकिस्तान जूनियर लीग करा दी, उनको T20 की चार्ट एक लगा दी, वो स्विच हिटिंग पे जा रहे हैं, रिवर्स हिटिंग के ऊपर जा रहे हैं, वो जो है वो अपने शॉट्स को जो है वो उस तरह से डेवलप कर रहे हैं जो T20 क्रिकेट में खेले जाते हैं। तो बेसिक्स यकीनी तौर पर टेक्निक पे जो है उस पर काफ़ी इस पर असर आया होगा। उस पर रही सही कसर ये 80 ओवर पे कर दिए, क्योंकि
मैं पहले भी अपने शोज में कहा मैंने कि जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो स्विच हिटिंग कर रहे हैं, रिवर्स हिटिंग कर रहे हैं, और जो बाउंड्री पे सारे प्लेयर हैं तो छक्के मारने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल अली, ये देखिए मैं आपको बताऊं, अगर मैं 2 मिनट आपके लूं तो मैं अपना आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं कि हमारी जो कॉलेज क्रिकेट होती थी वो 3 दिन की होती थी। हमारी जो इंटर यूनिवर्सिटी की क्रिकेट थी वो फाइनल जो था ना 5 दिन का होता था। हमने नंबर ऑफ ओवर्स जो है वो या 45 खेले या 50 खेले, इससे कम ओवर हम कभी भी नहीं खेलते थे। कॉलेज के मैच हो गए, यूनिवर्सिटी के हो गए, पाकिस्तान यूनिवर्सिटी के मैचेस हो गए, ये तमाम जो थे ना ये 3 दिन या 5 दिन 4 दिन के लिए मुहित होते थे। तो मैं ये समझता हूँ कि जब बेसिक ही आपकी नहीं ठीक होगी, जैसा भी आपने जिक्र किया कि अगर अंडर 19 के प्लेयर्स को आप ये कहते हैं कि T20 क्रिकेट में ही अपने आप को आपने एक्सेल करना है, तो भाई मेरे यही हाल हमारा टेस्ट मैचेस में हुआ, यही हाल हमारा एशिया कप में हुआ, यही हाल हमारा वर्ल्ड कप में हुआ। तो जब हम बेसिक टेक्निक पर ही नहीं काम करेंगे, हमें यही नहीं होगा कि ऑक्यूपेशन ऑफ क्रीज हमने किस तरह खेलना है, हमने स्पिनर्स के अगेंस्ट किस तरह इनिंग को बिल्ड करना है, नए गेंद को किस तरह सी ऑफ करना है। तो अगर T20 में ही अगर आपने 120 बॉल खेलने हैं तो उसका फिर आपको नतीजा आपके सामने है। ठीक है, ठीक है। अच्छा सर, मैं आपको क्या लगता है जिस तरह आजकल हमारी ये डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है, क्योंकि जिस दौर में अगर आप खेलते थे, अरशद परवेज बाटा पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सके, आगा जाहिद ने तो फिर भी चले एक मैच पाकिस्तान के लिए खेल लिया, आप ही के बैंक के शौकत मिर्जा नहीं खेल सके, अब्दुल रकीब साहब नहीं खेल सके, लेकिन फारूक शेरा नहीं खेल सके यूबीएल से जो खेलते थे। ये वो प्लेयर है कि जिनका डोमेस्टिक में बहुत नाम है, उनकी किसी तरह से भी किसी टेस्ट क्रिकेटर से जो है रिस्पेक्ट, उनकी इज्जत जो है वो कम नहीं है। लेकिन इन दिनों जो डोमेस्टिक क्रिकेट चल रही है उसको ना कोई फॉलो करता है, ना उसको कोई इतनी अहमियत देता है। तो ये डिक्लाइनिंग फेज है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट का। अली मैं आपको बताऊं, आप बहुत ही क्लोजली फॉलो करते हैं क्रिकेट को, बड़ी अच्छी तरह आप इसका तज्जिया भी करते हैं। मुझे बताएं कि जब हम क्रिकेट खेलते थे ना, जिन प्लेयर्स का आपने नाम लिया है, इतने जबरदस्त प्लेयर्स थे कि दे वर वेरी अनफॉर्चुनेट दैट दे कुडंट प्ले फॉर पाकिस्तान। वो इतने इतने लंबे रन करते थे कि राशिद इसरार जैसा प्लेयर जो था ना वो 352 रन करता था फाइनल में अगेंस्ट नेशनल बैंक एट गद्दाफी स्टेडियम। बिल्कुल। तो मैं आपको बताऊं कि जब आप इस लेवल पर, जब आपको यही नहीं पता कि अगर मैं कराची की बात करूं, माशाल्लाह कराची में हमने बहुत क्रिकेट खेली है, बहुत, मगर हमारी क्रिकेट जो थी ना वो सिर्फ नेशनल स्टेडियम तक ही मुहित होती थी। अब आप मुझे दिखाएं कि तमाम क्रिकेट जो है वो साउथ में चली गई है। कभी हमने सोचा कि हमने पिचेस को कितना डेवलप करना है, हमने ग्राउंड का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बिल्ड करना है। यहाँ पर मौसम की वजह से क्रिकेट आ गई है, तो जब हम नहीं करेंगे इंटरनेशनल एक सिस्टम देंगे और उन जहाँ पर आप रोज मैच करेंगे इतनी हो जाएंगी पिचेस, बहुत ब्रेक हो गई। तो ये बताया कि आपने पूरी क्रिकेट को फॉलो किया है और जितने सेंटर्स हैं, मुझे बताएं सोचता कि यार अगर हमने यहाँ से क्रिकेट करा कंप्यूटर करते ग्राउंड को आप क्रेडिट क्यों नहीं करते? हम ऐसी मुफ्त पर आपकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो है वो वनडे क्रिकेट है, पाकिस्तान कप है, क्यों ना हम वो कंडीशंस आते हैं जैसे क्रिकेट कोई सुनने। ठीक है अजहर भाई, आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टॉर्शन हो रहा है, मैं जरा ब्रेक लेता हूं। इस दौरान हमारी टेक्निकल टीम आपको दोबारा से आपको कॉल भी करेगी और साथ साथ जो है हम जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दी के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि एक बड़ी डायनेमिक पर्सनैलिटी अजहर भाई की सूरत में इस वक्त हमारे साथ शो का हिस्सा है कि जो क्रिकेट कमेंटेटर भी हैं, मैच रेफरी भी हैं, सेलेक्टर भी हैं और खुद डोमेस्टिक का बड़ा नाम है, टेस्ट क्रिकेट भी उन्होंने खेली है। तो बहुत सारे पहलुओं पर इनसे हम बात करेंगे। मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अजहर खान साहब के, जिनसे बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात के हवाले से। कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का तीसरा T20 मैच खेला जाएगा। अजहर भाई के साथ हम गुफ्तगू करेंगे, पहले हम स्क्वाड दिखाएंगे, उसके बाद फिर अजहर भाई से पूछेंगे कि जो सिलेक्टर भी रहेंगे किस हद तक ये स्क्वाड बैलेंस है कि जिसको अनाउंस किया गया है। शाहीन शाह अफरीदी क़यादत करेंगे, जबकि मोहम्मद रिजवान उनके डिप्टी होंगे। साइम अयूब, बाबर आजम,
फ़खर जमान, इफ्तिखार अहमद, आज़म खान जिनको एक मौका और दिया गया है, मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद वसीम जूनियर, हारिस रऊफ़ और ज़मान खान। तो वसीम जूनियर और ज़मान खान को कल के मैच में शिरकत का मौका मिल रहा है। अज़हर भाई, सबसे पहले तो बताएं कि जो स्क्वाड है जिसमें कुछ तब्दीलियां की गई हैं, वसीम जूनियर को इंडक्ट किया गया है, ज़मान खान को लेकर आए हैं, तब्दीलियां किस तरह से देख रहे हैं? और साथ साथ ये जो नया ट्रेंड चला है कि एक एक दिन पहले टीम अनाउंस कर देते हैं, इससे आप मुत्तफिक हैं या आपको लगता है कि इसको सीक्रेट रखना चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है अली, ये अच्छी बात है कि अगर आप उन प्लेयर्स को बता दें एक रात पहले कि आपने मैच खेलना है, तो प्रॉब्लली वो मेंटली और फिजिकली अपने आप को ना वो तैयार भी करेंगे और उनके जहन में एक खाका भी है कि ऑपोजिशन कैसी है, उसको कैसे हैंडल करना है, किस तरह की सिचुएशन होगी, कंडीशंस क्या होगी। तो ये अच्छी बात है, आई एग्री विद इट। मगर जो अभी आपने जो दूसरा क्वेश्चन किया ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान टीम ने जिन खिलाड़ियों को ड्रॉप किया, आया वो फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से ड्रॉप हुए या उनकी फॉर्म की वजह से ड्रॉप किया। 2 मैचेस खेलने के बाद जो आपने अभी टीम बताई है, तो मुझे तो इसमें जो ये टीम जो अली सलमान, मेरे ख्याल में ये पहला मैच खेलनी चाहिए थी इंस्टेड ऑफ प्लेइंग द थर्ड गेम। बिल्कुल सही। वो इसलिए, उसकी वजह है कि इन प्लेयर्स में ज़मान खान और मोहम्मद वसीम जो है ये एक्सपीरियंस थे, इंटरनेशनल फ्लेवर ये देख चुके थे, प्रेशर को बेयर कर सकते थे। हारिस रऊफ़, शाहीन शाह अफरीदी, ऑब्वियसली वो तो आपके 2 एक्सपीरियंस बॉलर थे। मगर आपने 2 प्लेयर जो खिलाए, उसमें आपने आमिर जमाल को जब खिलाया तो प्रॉब्लली उसकी ऑस्ट्रेलिया की परफॉर्मेंस जो थी ना, उसने आपके को माइंड ब्लॉक कर दिया कि ये तो एक ऑटोमेटिक चॉइस है और वो तो हर हालत में टीम में होगा। अब अफरीदी जो खेला, वो आपको पता है कि उसने अच्छे विकेटें ली हुई थी हमारी पाकिस्तान सुपर लीग में, तो उसने तो जस्टिफाई भी किया है अपनी प्रेजेंस को, उसने आउट भी किए हैं, बॉल भी अच्छे किए हैं, वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है। और अब जब इन दोनों खिलाड़ियों को आपने ड्रॉप कर दिया, तो इट मीन्स के 2 wrongs डू नॉट मेक 1 right। और इसी वजह से ये हुआ कि अब प्रेशर जो है ना, जब वो बिल्ट हुआ, टीम 2 मैच हार गई, अगर तीसरा हारते हैं तो सीरीज आप हार जाएंगे, यू वोंट बी एबल टू मेक अ कम बैक इन द सीरीज। तो अब ये जो पैनिक बटन दबा है ना, तो ये जो बॉलिंग खिलाई है ना, प्रॉबली ये पहले मैच पे खेलनी चाहिए थी। 3 मैच अगर जीत जाते आप, तो उसके बाद आप अच्छा सर, वक्त थोड़ा सा महदूद है, मैं चाहूंगा जरा क्विकली आपसे बहुत सारी चीजें आपसे डिस्कस भी करनी है। ये जो आप बात करेंगे पहले मैच में टीम खिलानी चाहिए थी, आप सिलेक्टर भी रहे, तो हम प्लेयर किस तरह डेवलप करने जा रहे हैं? क्योंकि वर्ल्ड कप में एक वाहिद वसीम जूनियर थे कि जिन्होंने अपनी पेस बॉलिंग से इंप्रेस किया था, बाकी हमारे तमाम पेस बॉलर जो थे वो थोड़े मीडियोकर से नजर आ रहे थे। दूसरी तरफ डेथ ओवर में ज़मान खान के बारे में सब जानते हैं, इनका कॉन्फिडेंस नहीं शेक हुआ होगा जो इब्तिदाई 2 मैचेस इनको बिठाए गए? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात की है, ये क्योंकि ये माइंड गेम है, और माइंड गेम में जब तक आप ना प्रेशर को ग्राउंड में बेयर ना करें, आपकी जो हिडन टैलेंट है ना, वो बाहर नहीं आती। मैं बिल्कुल आपसे सहमत करता हूं कि अगर हम इन लड़कों को पहले खिलाते और उसके बाद हम 1-2 चेंजेस, देखिए आजम खान खेल रहा है ना, गुड एनफ कि आजम जो है वो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही उम्दा कारकर्दगी दिखाकर तो अपनी जगह बना सकती हैं। मगर मेरा पॉइंट ये है कि अब अगर उनको आपने ये तीसरा मैच भी खिलाया है ना, तो फिर प्लीज कैरी ऑन प्लेइंग द रेस्ट ऑफ द गेम। साइम अयूब जो है उसको भी आप खिलाएं, ताकि एक दफा आप अगर प्लेयर को बिल्ड करना चाह रहे हैं ना, तो उसको मौका पूरा देना चाहिए। लेकिन सर फिर इफ्तिखार को हम इतनी क्रिकेट खिला चुके हैं, T20 में हम देख रहे हैं इफ्तिखार इतने सक्सेसफुल नहीं नजर आते क्योंकि थोड़ा टाइम लेके वो खेलते हैं। आपको नहीं लगता कि साहबजादा फरहान जो परफॉर्म करके जा चुके हैं T20 में, डोमेस्टिक में, PSL में उन्होंने परफॉर्मेंस दी है, तो आइडियल चॉइस हो सकते थे मिडिल ऑर्डर में साहबजादा फरहान? नहीं, ये जो आपने बात की ना, इसको अगर आप इस जिम्रे में लें कि अगर साहबजादा फरहान को ये मैनेजमेंट समझती, कैप्टन समझते कि इफ्तिखार की जगह हम, क्योंकि इफ्तिखार तो एक ऐसा प्लेयर है ना जो कि आपके पास मौजूद था, तो साहबजादा फरहान जो है अगर ये टीम में होते, प्रॉबली आपको पता चल जाता है कि उसकी जो टेक्निकल एबिलिटी है इन T20 वो कैसी है, प्रेशर को कैसा बेयर करता है, न्यूजीलैंड की बॉलिंग और फील्डिंग अगेंस्ट वो कितना परफॉर्म करता है। तो आपके पास ना अपनी बेंच स्ट्रेंथ पर ना एक प्लेयर का इजाफा हो सकता था। अब आप हिट एंड ट्रायल बेसिस पर जा रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि जो टीम अब
खेलेगी ये मैच, वही मेरा ख्याल है अगले 3-2 मैच अगले वही टीम खेलेगी, क्योंकि अब इसमें तो मुझे कोई चेंज नजर नहीं आता। ठीक है, ठीक है। अजहर भाई, दूसरी तरफ वापस पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट की तरफ मैं आता हूं। ये एडीएम हॉलेक जो है पाकिस्तान के बैटिंग कंसल्टेंट हैं, उमर गुल पाकिस्तान के बॉलिंग कंसल्टेंट है, स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट है सईद अजमल साहब, लेकिन हमें तस्वीर में और हर जगह हमें मोहम्मद हफीज नजर आ रहे हैं। ये क्या है? और फिर हफीज ये कहते हैं मैं कोच भी नहीं हूं, तो किस हैसियत में वो सब कुछ करते नजर आ रहे हैं, जुर्माने लगाते नजर आ रहे हैं? अली सलमान, देखें, ये जब भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को मिलती है ना, अगर कोई हेड कोच बनता है या क्रिकेट डायरेक्टर बनता है, तो उसमें ना उसकी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ जाती है। नंबर वन, मोहम्मद हफीज जो है ना, आई थिंक जब वो एज ए क्रिकेट डायरेक्टर होने के नाते जब वो टूर पर चले गए ना, और उनको फिर हेड कोच का भी ओहदा दे दिया गया, तो इससे क्या हुआ कि आप अब जस्टिफाई नहीं कर सकते कि हेड कोच की जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो क्या है और जो टीम डायरेक्टर है उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है। अब ये दोनों होते जो है ना, अब जब एक आदमी ले गए ना, तो वो ये फील करेगा कि ही इज अकाउंटेबल, उसने जाके जवाब देना है, अब उसने ही सारा कुछ करना है। अब मुझे बताएं कि शान मसूद ने जो डिसीजन लिए, क्या उसको ओवर पार कर रहा था मोहम्मद हफीज? मेरा ख्याल है कि शान मसूद का पहला टूर था, ही हैज ट्राइड टू बी वेरी पॉजिटिव इन हिज अप्रोच, मगर उसमें मोहम्मद हफीज का इन्फ्लुएंस हमें ज्यादा नजर आ रहा था। अब शहनशाह अफरीदी जो है, ये 2 मैचेस खेले, ये दोनों मैचेस हार गए एज ए कैप्टन, तो क्या इज ही इन अ पोजीशन टू डिक्टेट करने जी मुझे ये चीज चाहिए हेड कोच या डायरेक्टर? मैं इसको एज ए कैप्टन ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए। तो ये बड़ी एक खिचड़ी सी पक गई है, और 17 लोगों का एक कंटीजेंट जब आपका चला जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, और 17 ही प्लेयर हैं, तो मुझे बताएं कि आप कितने लोगों को एट द सेम टाइम कितना कुछ रख सकते हैं। जरा भाई, थोड़ा सा वक्त बड़ा महदूद है, आप खुद मैच रेफरी भी रहे। ये भी जो अहमद शहजाद का पूरा फियास्को हुआ है कि ड्यूरिंग द मैच वो वापस कराची से जो है वो लाहौर चले गए, इसमें ठीक है कि एसएनजीपीएल ने जो शिकायत की उसमें वापडा को जुर्माना भी किया जा सकता है, उनके खिलाफ इंक्वायरी भी की जा सकती है। एक तो ये कि बीच के मैच में अहमद शहजाद का जाना किस तरह देखते हैं, जबकि वो अपने कमबैक के लिए भी काफी सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे मैच रेफरी के हवाले से कोई आवाज नहीं आ रही कि मैच रेफरी का क्या रोल है, उसने जाने कैसे दिया? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब भी ऐसा कोई सिचुएशन आती है ना, तो टीम मैनेजमेंट जो है ना, वो हमेशा पहले ऑपोजिशन कैप्टन से बात करती है और ये कहती है कि जी हमारा एक प्लेयर है वो इंजर्ड हो गया है। उसके बाद जो ऑन फील्ड अंपायर्स है ना, ये उनकी ड्यूटी होती है और मैच रेफरी की ड्यूटी होती है कि वो उस प्लेयर के बारे में ये पूछे कि जी उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर कोई बैक प्रॉब्लम है, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, तो ही शुड नॉट बी अलाउड टू लीव द ग्राउंड विदाउट द परमिशन ऑफ द ऑन फील्ड अंपायर एंड द मैच रेफरी, क्योंकि ये कोई हल्ले का मैच तो नहीं है, कोई फ्रेंडली मैच तो नहीं है, ये एक फर्स्ट क्लास मैच है। तो आप जब फर्स्ट क्लास मैच को छोड़कर चले जाते हैं, तो इट मीन्स के आपको फिर 10 लड़कों से फील्डिंग करनी पड़ेगी, और अगर उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट कर दी है तो फिर डिसीजन जो है वो मैच रेफरी का, और ऑन फील्ड जो 2 अंपायर्स हैं, जो उनकी ऑब्जर्वेशन होगी वो क्रिकेट बोर्ड विल हैव टू ओबे बाय। ठीक है। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है सर, ये जिस तरह सिलेक्शन कमेटी तरतीब दी जाने की कोशिश की जा रही है कि असद शफीक T20 खेल रहे हैं, उनसे कहा जा रहा है कि जी आप आज T20 छोड़ो, कल जो सिलेक्शन कमेटी ज्वाइन कर लो। खुर्रम मंजूर को ऑफर की गई, अगले दिन उन्होंने 50 कर दिए। ये जो बिल्कुल ही करंट क्रिकेटर को जो सिलेक्शन कमेटी में आने की जो दावत दी जा रही है, इससे आप मुत्तफिक हैं या आप समझते हैं कि थोड़ा सा पुराना होना चाहिए क्रिकेटर, ताकि वो इन प्लेयर के साथ ना खेला हो और अपनी पर्सनल ग्रजेस जो है वो ना निकाल सके? देखें, आपने बड़ी जबरदस्त बात की है अली सलमान, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि सिलेक्टर जो होता है ना, उसका प्लेयर्स के साथ जो एक कांटेक्ट होता है ना, वो एक फादरली फिगर की तरह होता है। और वो जब तक उसमें आपने जो बात की है कि जब तक उसमें एक डिफरेंस नहीं होगा, एज डिफरेंस नहीं होगा, क्रिकेटिंग मैटर्स में डिफरेंस नहीं होगा, सीनियरिटी में और एक फादरली फिगर में नहीं होगा, तो उसके लिए फिर डिसीजन लेना ना और प्लेयर्स के लिए उसके साथ कम्युनिकेट करना, वो एक बहुत ही डिफरेंट चीज हो जाती है। तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करूंगा कि जो सिलेक्टर है उसको अपनी एज में भी और अपनी उसकी एक्टिविटी में भी और उसकी क्रिकेटिंग स्किल्स में भी ना
एक कम से कम 3-4 साल का जो है वक्फा है ठीक है। वो जरूर होना चाहिए। ठीक है सर, हम सब ये जानते हैं जो हम डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं, और आप जैसे डोमेस्टिक के जो आइकॉनिक प्लेयर हैं, यकीन उन्होंने बड़ा खून पसीना डोमेस्टिक क्रिकेट को दिया है। तपती गर्मियों में, सर्दियों में आपने बहुत ज़बरदस्त डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, परफॉर्मेंस भी दी है। ये जो हम सुनने में आ रही है, ये क्या क्रिकेट बोर्ड का काम है T10 टूर्नामेंट कराना? T10 टूर्नामेंट जो है ना अली सलमान, आई डोंट नो कि ये जो एंटरटेनमेंट है इसको आप कहां पर लेके जा रहे हैं। क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज। इसके बारे में आप तभी बात करते हैं जब आप परफॉर्म करते हैं। तो T10 में क्या परफॉर्मेंस होगी यार? 60 बॉलों में आप क्या क्रिकेट खेलेंगे? Why you are spending that much of money on that cricket which has got no place in the world? T20 को अब आपने एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर ले आए हैं। ठीक है, आप खेले, मगर T10 जो है मेरे नजर से बिल्कुल कतन एक ऐसी गुल्ली डंडा क्रिकेट है। ठीक 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 है सर भाई, आपकी तबीयत भी नासाज है, उसके बावजूद भी आपने जी स्पोर्ट्स का वक्त दिया, आपके हम इंतहाई मशकूर हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी जो है आपकी जो है वो मोहब्बत और शफकत का सिलसिला हमारे साथ इसी तरह से रहेगा, और आइंदा भी आप हमारे शो दूर होते रहेंगे और अपना कीमती वक्त आप हमें फराहम करते रहेंगे। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तानी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, जिनसे हम बात करते हैं आज के मैच के हवाले से, कल के मैच के हवाले से इनफैक्ट, और साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट के मामला के हवाले से। आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और पाकिस्तान का कौमी खेल है हॉकी, वो फ्लरिश करेगा, वरना पाकिस्तान हॉकी के मामलात जो है वो काफ़ी ख़राब है, और आज भी जो है वो पाकिस्तान की हॉकी जो है वो स्ट्रगल करती नज़र आई है। इस पर तफसीली शो करेंगे, इसीलिए आज के शो में हमने इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया, क्योंकि हम चाहते थे कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलों को पहले अच्छी तरह से डिस्कस कर लें अजहर खान साहब की शख्सियत के साथ, उसके बाद फिर हम हॉकी के मामलों को भी डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह अगले जो हमारे आने वाले शोज़ होंगे उसमें पाकिस्तान हॉकी का फ्यूचर जो है उस पर डिस्कशन करेंगे। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।